हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आरबीसी क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं अम्ल, क्षार एवं लवण किसे कहते हैं। इससे पहले वीडियो में हमने पदार्थों का जब वर्गीकरण किया था तो पदार्थों का वर्गीकरण उनके भौतिक एवं रासायनिक गुणधर्म के आधार पर वर्गीकरण किए थे। लेकिन हम इस वीडियो में पदार्थों का वर्गीकरण उनके स्वाद के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण करेंगे। उस वीडियो में जब हम बताए थे पदार्थों का वर्गीकरण भौतिक गुणधर्म के आधार पर, रासायनिक गुणधर्म के आधात किसे कहते हैं, उपधात किसे कहते हैं। लेकिन इस वीडियो में हम बताने जा रहे हैं पदार्थों का वर्गीकरण उनके स्वाद के आधार पर। जैसे कोई पदार्थ होता है तो उनका एक स्वाद होता है ना, तो कुछ स्वाद पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं, कुछ पदार्थ स्वाद में तीखे होते हैं, परंतु कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनका कोई स्वाद नहीं होता। तो उनके आधार पर जब पदार्थों का विभाजन किया गया तब पदार्थों का, जैसे इमली होती है खट्टी, इमली खाया जाए तो इमली होती है खट्टी, जैसे मिर्चा खा जाओ कैसा होता है, तीखा होता है। तो जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, अम्ल कहते हैं। जब पदार्थों का स्वाद के आधार पर विभाजन किया गया तो पदार्थों का स्वाद के आधार पर विभाजन तीन प्रकार से हुआ। एक को कहा जाता था अम्ल, एक को कहा जाता था क्षार, दूसरे को क्या कहता था, लवण कहा जाता था। अब बात है अम्ल किसे कहते हैं, क्षार किसे कहते हैं एवं लवण किसे कहते हैं। तो जब पुराने ज़माने में परिभाषाएं ये थी कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते थे उन्हें हम क्या कहते थे, अम्ल कहते थे। अब स्वाद में खट्टे होते उन्हें हम अम्ल कहते हैं। तो सभी पदार्थों को, जैसे अगर अम्ल पूछा जाए तो अम्ल की परिभाषा ये होती है कि जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। मतलब वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें अम्ल कहते हैं। और जो पदार्थ स्वाद में तीखे होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। जो पदार्थ स्वाद में तीखे होते हैं, स्वाद में तीखे लिख दो या कड़वे होते हैं, कड़वे होते हैं, क्षार कहलाते हैं। जिन पदार्थों का कोई स्वाद नहीं होता उन्हें कहते हैं लवण। जिन पदार्थों का कोई स्वाद नहीं होता है, अर्थात कोई स्वाद नहीं होता है, नहीं होने मतलब ऐसा नहीं कि कोई स्वाद ही नहीं होता है, मतलब वे पदार्थ जो स्वाद में ना तो खट्टे होते हैं ना तो तीखे होते हैं हम क्या कहते थे, लवण कहते थे। जैसे कि नींबू खाया जाए तो नींबू जब खाया जाता है, नींबू का रस होता है खट्टा, तो नींबू का किसमें आएगा, अम्लीय पदार्थ में। नींबू एक प्रकार का कैसा है, अम्लीय पदार्थ है। जो स्वाद में तीखे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जैसे नींबू हुआ तो नींबू का रस अम्लीय है। फिर जैसे नींबू का रस अम्लीय हुआ, इसके बाद जैसे सिरका भी स्वाद में खट्टा होता तो वो भी कैसा हो गया, अम्लीय हो गया। जैसे दही हुआ, दही स्वाद में खट्टे होते उन्हें हम कहते हैं अम्ल। मतलब वे सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते उन्हें हम कहते हैं अम्ल। जो स्वाद में तीखे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। जैसे इनमें जैसे नींबू का रस, सिरका, इमली, ये सभी पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें हम कह देते हैं अम्ल। जो स्वाद में तीखे होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। जैसे मिर्च स्वाद में तीखी होती है इसलिए क्या कहते हैं, क्षार। जो पदार्थ स्वाद में तीखे होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, क्षार कहते हैं। और जिन पदार्थों का कोई स्वाद नहीं होता है, ना तो खट्टे होते हैं ना तो तीखे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं लवण। जैसे कि जल हुआ, जल का कोई स्वाद नहीं, ना तो ये खट्टा होता है ना तो मीठा, ना तो खट्टा होता है ना तो तीखा होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, जल को लवण कहते हैं। जैसे नमक है, नमक नमकीन होता है, वो ना तो खट्टा होता है और ना ही तीखा होता है, इसलिए लवण भी कैसे होते हैं, मतलब जो नमक भी क्या है, लवण है। तो मतलब अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो स्वाद में खट्टे होते हैं उन्हें कहते हैं अम्ल। जो स्वाद में तीखे होते हैं उन्हें क्या कहते थे, क्षार।
और जिनका कोई मतलब ना तो खट्टे होते थे ना ही मीठे होते थे, उन्हें हम कह देते थे लवण। लेकिन ये परिभाषा अब सभी पदार्थों को हम चक्कर देख नहीं सकते। जैसे कोई केमिकल हुआ तो केमिकल को हम चक्कर देख नहीं सकते, क्योंकि उसके खाने से मृत्यु भी हो सकती है। अब जैसे जहर है तो जहर को चक्कर देखेंगे कि नहीं कि खट्टा है कि तीखा है, तो हम सभी पदार्थों को चक्कर देख नहीं सकते। चक्कर मतलब उसको खाकर हम देख नहीं सकते, खाएंगे तभी पता चलेगा। तो हम सभी पदार्थों को खाकर देख नहीं सकते हैं कि वो स्वाद में तीखा है या कड़वा। तो उसके लिए वैज्ञानिक लोग आए, तो उसके बाद जब ये अम्ल क्षार स्वाद के आधार पर हुआ, जैसे ये परिभाषा हाई स्कूल में आएगी अम्ल क्षार एवं लवण किसे कहते हैं। तो अगर ये परिभाषा लेते जो पदार्थ स्वाद में खट्टे होते उन्हें कहते थे अम्ल, जो स्वाद में तीखे होते थे उन्हें क्या कहते थे क्षार, जिनका कोई स्वाद नहीं था उन्हें कहते लवण। लेकिन ये परिभाषा यूपी बोर्ड में जब पेपर में लिखने के लिए सुविधाजनक नहीं, क्योंकि इनसे नंबर उस हिसाब से नहीं मिल पाते, क्योंकि ये परिभाषा बहुत पुरानी है, क्योंकि हम सभी पदार्थों को खाकर देख नहीं सकते हैं और ना ही पहचान कर सकते हैं। अब जैसे हमको कहीं भी गए तो कोई नया फल मिल गया तो तुरंत हम उसको खाकर देख नहीं सकते, उनका पहले परीक्षण किया जाएगा। तो उस परीक्षण करने के लिए आए एक वैज्ञानिक आया आरहेनियस। आरहेनियस ने अपना एक सिद्धांत दिया कि जैसे कोई भी पदार्थ है तो जल में डालने पर टूटता है। जैसे ये पदार्थ है तो इसको जल में डालोगे तो टूटेगा, मतलब जैसे मिट्टी हो, मिट्टी के टुकड़े जल में डालोगे तो टूटेगा। तो जब आरहेनियस आए तो आरहेनियस बताएं कि वे सभी पदार्थ जिनको जल में डालने पर H+ आयन देते हैं उन्हें हम कहते थे अम्ल। मतलब ये परिभाषा पुरानी हुई, इसके आधार पर सभी पदार्थों को हम बता नहीं सकते कि अम्लीय है या क्षारीय है। तो एक नई परिभाषा आई, आरहेनियस का सिद्धांत आया, क्योंकि सभी पदार्थों को हम चक्कर देख नहीं सकते हैं। जितने भी कार्बनिक पदार्थ हैं, अब कार्बनिक पदार्थ को हम चक्कर देखेंगे तो एक आया आरहेनियस का नियम या आरहेनियस का सिद्धांत। तो आरहेनियस ने यह बताया कि हम सभी पदार्थों को चक्कर नहीं देख सकते। इसके लिए उन्होंने ये बताया कि अगर कोई भी पदार्थ है, अगर उसको जल में डाला जाए तो अगर जल में डालने पर वो अगर H+ आयन दे रहा है तो उसे हम क्या कहते थे अम्ल। आरहेनियस का सिद्धांत। तो आरहेनियस के सिद्धांत के जो पहली परिभाषा अम्ल की थी, अम्ल, तो ये बताएं कि अम्ल वे पदार्थ होते हैं वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर जलीय विलयन में घुलकर H+ आयन देते हैं। H+ आयन देते हैं, अम्ल कहलाते हैं। मतलब वे सभी पदार्थ जिनको जल में डाला, जलीय विलयन का मतलब जल में डालने पर या जल में घुलकर डालने पर H+ आयन देते हैं, मतलब H+ में टूट जाते हैं, वे सभी पदार्थ अम्लीय पदार्थ कहलाते हैं या अम्ल के पदार्थ। जैसे कि मतलब वे सभी पदार्थ जिनके आगे H हो तो उन्हें क्या कहेंगे अम्लीय। जैसे लिखा है HCl, HCl के आगे H है तो ये कैसा अम्लीय पदार्थ हुआ, क्योंकि अम्लीय पदार्थ की निशानी है अगर इसको जल में डालोगे, जलीय विलयन में, जलीय अब जब इसे जलीय विलयन में जल में डालोगे तो H+ में टूटता है, बाकी पद कैसा होता है माइनस। कोई भी पदार्थ जल में डालने पर वो आयनों में टूट जाता है, एक प्लस में टूटेगा तो दूसरा माइनस में टूटेगा। जैसे HCl हुआ, HCl को जब जल में डाला तो H+ हुआ और Cl माइनस। मतलब वे सभी पदार्थ जिनके आगे क्या हो जाए H परमाणु हो उसे क्या कहेंगे अम्लीय पदार्थ कहेंगे। जैसे ये HCl एक प्रकार का अम्लीय पदार्थ हुआ। जैसे लिखा HNO3 में आगे है H, तो ये भी एक प्रकार का अम्लीय पदार्थ हुआ। जैसे लिखा है H2SO4 में आगे दिखाई पड़ रहा है H, तो ये भी कैसा है अम्लीय पदार्थ, मतलब अम्ल हुआ। लिखा है NaCl। अब इसे अम्लीय क्या कह सकते हैं, तो अगर देखा है हमारी पहचान क्या है कि अगर आगे H है तो वो क्या होगा अम्लीय पदार्थ। अब NaCl में देखें ना H है नहीं तो ये अम्लीय पदार्थ नहीं है। मतलब वही पदार्थ अम्लीय पदार्थ होते हैं जिनके आगे क्या हो H परमाणु हो, तो उसे हम कहेंगे अम्लीय पदार्थ। जैसे लिखा है
HNO3, HNO2, HNO3, HNO2, ये सब क्या हैं? अम्लीय पदार्थ। जिनके आगे H परमाणु होता है उन्हें हम कहते हैं अम्लीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लिखा है HBr, आगे H दिखाई पड़ा तो ये भी क्या हुआ? अम्लीय। मतलब वे सभी परमाणु जिनके आगे H परमाणु लिखा होता है वो अम्लीय पदार्थ कहलाते हैं। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब इसके बाद अम्लीय पदार्थ हो गया। फिर आर्हेनियस ने दिया एक दूसरा सिद्धांत क्षारीय पदार्थ के लिए पदार्थ। मतलब आर्हेनियस ने अम्ल, क्षार एवं लवण का पता लगाने के लिए उन्होंने बताया था कि अगर जल में डालोगे तो अगर यदि कोई भी पदार्थ H+ आयन देगा तो अम्लीय पदार्थ कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे क्षार किसे कहते हैं। क्षार वे पदार्थ होते हैं जिनको जलीय विलयन में डालने पर OH- देते हैं। अम्ल की पहचान होती है कि H+ देते हैं, जबकि OH का पहचान होती है उनको जल में डालने पर वो OH- आयन देते हैं। जैसे कोई भी पदार्थ, दो पदार्थ अगर ऐसे जुड़े हैं, मतलब कोई भी पदार्थ बना दो परमाणु से मिलकर बना है, दो परमाणु से मिलकर बना, अगर ये दो परमाणु है मिलकर बने, अगर इनको जल में डाला जाएगा तो आयनों में टूट जाएंगे, एक प्लस में टूट जाएगा दूसरा माइनस। तो जो H+ देंगे उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल। अब एक हो गया क्षार। क्षार वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर OH- आयन देते हैं। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर OH- आयन देते हैं। OH- आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। मतलब वे सभी परमाणु जिनको जल में डाला जाए तो OH- आयन देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्षार। इनकी निशानी क्या है? इनके पीछे हमेशा क्या पाया जाएगा? OH परमाणु पाया जाएगा, उन्हें हम क्या कह देते हैं? क्षार। जैसे कि लिखा है NaOH में आगे H तो लिखा नहीं है, तो कैसा हो गया? क्षार। जिनके आगे H होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? अम्ल। अब इनमें पीछे दिखाई पड़ा OH, अगर इनको जल में डाला जाएगा, जलीय विलयन, अगर इनको जल में डाला जाएगा तो Na होता है हमेशा प्लस में, तो बाकी वाला पद कैसा हो जाएगा? माइनस। तो अगर यहाँ पर OH है तो इसे हम क्या कह देते हैं? क्षार कह देते हैं। अगर बोर्ड परीक्षा में परिभाषाएं अम्ल, क्षार एवं लवण किसे कहते हैं, तब हम आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार जो परिभाषा दी है वही परिभाषा हम बोर्ड कॉपी में लिखते हैं। क्योंकि अगर वो अम्ल किसे कहते हैं, स्वाद में खट्टे होते हैं, वो तीखे होते हैं, तो हम सभी अम्लों की उससे पहचान नहीं कर सकते हैं। इसके लिए अब ये परिभाषा सही रहती है कि हम वे पदार्थ जो जलीय विलयन में घुलकर OH- आयन देते हैं, क्षार कहलाते हैं। जैसे जिनके पीछे OH दिखाई पड़े, जैसे लिखा है COH का होल ट्वाइस। अगर यहाँ H देखा जाए तो H तो है नहीं, पीछे OH है, तो ये भी कैसा हो गया? क्षार। लिखा है KOH के पीछे भी क्या लिखा है? OH, तो ये भी क्या हुआ? क्षार। मतलब जिन परमाणुओं के पीछे क्या दिखाई पड़े? OH, वे सभी परमाणु कैसे कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। जैसे हम पूछ ले HCl, तो HCl में कहीं OH दिखाई पड़ रहा, तो HCl में OH नहीं दिखाई पड़ रहा, तो हमको दिखाई पड़ रहा है क्या चीज़ दिखाई पड़ रहा है? H। तो हमारी पहचान जानते हैं कि H होते हैं अम्लीय। जिन पदार्थों में H होता है उसे क्या कहते हैं? अम्लीय। अब ये अम्लीय नहीं, ये अम्लीय है। ये इनमें H नहीं दिखाई पड़ रहा, इनमें दिखाई पड़ रहा OH, इसलिए कैसा है? क्षारीय। वे सभी परमाणु जिनके पीछे क्या दिखाई पड़े? OH, उन्हें कहते हैं क्षारीय पदार्थ कहते हैं। जैसे लिखा है कि OH हो गया, CaOH हो गया, K2OH का होल ट्वाइस। तो ये सभी जिनके पीछे क्या दिखाई पड़े? OH परमाणु दिखाई पड़े, वे सभी परमाणु क्या कहलाते हैं? सभी पदार्थ क्षार कहलाते हैं। तो ये अम्ल की पहचान हो गई। अम्ल की पहचान जिनके आगे H हो उन्हें क्या कहते हैं? अम्ल। जिनके पीछे OH हो उन्हें कहते हैं हम क्षार। अब इसके बाद आई परिभाषा लवण किसे कहते हैं। तो आर्हेनियस ने ये बताया कि यदि पदार्थों को जलीय विलयन में घोला जाए तो वे पदार्थ या तो H दें
या तो H दे OH दे, दोनों साथ में दे, या तो कोई भी ना दे, मतलब ना तो H दे ना ही OH दे, उन्हें हम क्या कहते हैं? लवण। मतलब लवण किससे मिलकर बनते हैं? अम्ल एवं क्षार। अम्ल एवं क्षार मिलकर लवण का निर्माण करते हैं। परिभाषा चाहिए, लिख दो। अम्ल व क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं। तो इनके पहचानने का तरीका क्या है? इनमें ना तो H होता है ना ही OH होता है। अगर होता है तो दोनों H OH दोनों होगा, अन्यथा ना तो H होगा ना ही OH होगा, उन्हें हम क्या कहते हैं? लवण कहते हैं। जैसे NaCl को हम कहते हैं नमक। तो ना तो यहाँ पर प्लस है ना ही माइनस है, तो ये भी एक प्रकार, ना तो H प्लस है ना ही OH माइनस है, तो एक प्रकार का क्या हो गया? लवण। जैसे लिखा है KCl, ना तो प्लस है ना तो H प्लस है ना ही OH माइनस है, तो ये भी कैसा हो गया? लवण। जैसे पूछ लीजिए AgBr, तो ना तो यहाँ पर प्लस H प्लस है ना ही OH माइनस है, तो ये सभी क्या है? लवण। मतलब वे सभी परमाणु जिनमें ना तो H हो ना ही OH हो, उन्हें हम क्या कहते हैं? लवण। या तो हो तो दोनों हो, जैसे कि H2O है, H2O। अगर H2O में देखा जाए तो अगर H कितने हैं? 2, तो एक H किस में टूटता है? प्लस में। OH किस में टूटता है? माइनस में। तो ये देखो, इनमें दोनों परमाणु हैं, H भी है और OH। H के हिसाब से अम्ल हो जाएगा, OH के हिसाब से लवण हो जाएगा। तो हमको पता है जब अम्ल और क्षार, अम्ल एवं क्षार, अगर देखो OH के हिसाब से क्षार हो जाएगा, H के हिसाब से अम्ल हो जाएगा, तो दोनों से मिलकर बना है ना। तो जब अम्ल एवं क्षार, परिभाषा ही लिखाए हैं कि जब अम्ल एवं क्षार आपस में क्रिया करके लवण तथा जल का निर्माण करते हैं, क्योंकि अम्ल एवं क्षार जब मिलते हैं तो हमेशा लवण का निर्माण होता है। तो ये परिभाषा समझ में आ गई कि अम्ल किससे कहते हैं? अम्ल वे होते हैं जिनमें H प्लस आयन होता है, उन्हें हम क्या कह देते थे? अम्ल कह देते थे। जिनमें OH माइनस होता था उन्हें क्या कहते थे? क्षार। अब इसके बाद जिनमें ना तो प्लस होता है, ना तो H प्लस होता है ना ही OH माइनस होता था, उन्हें हम क्या कहते थे? लवण। जैसे ये हो गया NaCl, ना तो H प्लस है ना ही OH माइनस, ये सब क्या होते हैं? लवण होते हैं। जैसे अगर पूछा जाए K2CO3, अगर यहाँ से H ना तो H प्लस है ना तो OH माइनस है, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2। तो ये अगर हम डाल देंगे तो अभी अम्ल के और गुण बताते हैं, अम्ल के पहचान। अभी केवल आर्हेनियस के सिद्धांत के अनुसार पर अम्ल की पहचान बताते हैं कि आर्हेनियस ने क्या बताया था। जैसे लिखा है NaCl, फिर लिखा है KCl लिखा है, इसके बाद लिखा है Na2SO4। तो अगर देखा जाए Na2SO4 में कहीं H दिखाई पड़ा नहीं, ना तो OH दिखाई पड़ा, तो एक प्रकार का क्या हुआ? लवण हुआ। मतलब वे सभी परमाणु जिनमें ना तो H हो ना ही OH हो, उन्हें हम क्या कहते थे? लवण कह देते थे। जिनमें या तो H OH दोनों हो, उन्हें हम कहते थे लवण। अम्ल के पहचान जिनमें H होते उन्हें हम कहते थे अम्ल, एवं जिनमें OH होते उन्हें क्या कहते थे? क्षार। तो आर्हेनियस के सिद्धांत ने बताया था कि ये पदार्थ अम्ल क्षार की परिभाषा होती है। अगर पेपर में आएगा, लगभग में पेपर में यही पूछा था, अम्ल क्षार किसे कहते हैं, इनका उदाहरण सहित वर्गीकरण कीजिए। तो ये हुए अम्ल क्षार की परिभाषाएं। तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब जैसे कुछ अम्ल होते हैं, जब अम्लों का वर्गीकरण किया गया तो कुछ प्रबल अम्ल होते हैं, कुछ अम्ल होते हैं दुर्बल। अब ये मतलब मोटा मोटा आर्हेनियस के सिद्धांत की परिभाषा के मतलब अम्ल की क्या पहचान होती है, क्षार की क्या पहचान होती है, लवण की क्या पहचान होती है, ये हुई पहचान। अब हम कर रहे हैं अम्लों का वर्गीकरण। अम्लों का जब वर्गीकरण करते हैं, अम्ल के प्रकार को हो या वर्गीकरण को, तब अम्ल होते थे 2 प्रकार के। एक होता था प्रबल अम्ल, अम्ल, और एक कहलाता था दुर्बल अम्ल।
दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं। अब यहाँ से अम्ल की पहचान करने प्रबल दुर्बल बता रहे। तो प्रबल अम्ल किसे कहते थे, जिनमें H+ उन्हें हम कहते थे अम्ल। तो अगर प्रबल होगा तो उसमें H+ आयन की संख्या बहुत ज़्यादा संख्या में देगा, मतलब बहुत आसानी से H+ आयन देते थे। दुर्बल का मतलब ये होता होगा H+ आसानी से नहीं, क्योंकि अम्ल की पहचान क्या होती है, H+ होते हैं। तो दुर्बल का मतलब वो H+ नहीं देते होंगे, मतलब आसानी से नहीं देते होंगे। जैसे अम्ल जो होते तो H+ देंगे ही देंगे, लेकिन अगर कुछ अम्ल होते जो आसानी से टूटते नहीं है, कुछ पदार्थ आसानी से टूट जाते, जैसे पत्थर को डालोगे अगर पानी में तो आसानी से टूटेगा नहीं, जबकि मिट्टी के ढीले को अगर डाल दिया तो आसानी से टूट जाएगा। तो उस आधार पर जब एक होता था प्रबल अम्ल और एक होता था दुर्बल अम्ल, तो प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, वे अम्ल जो H+ आयन बहुत आसानी से देते हैं, वे अम्ल जो H+ आयन, मतलब H+ आयन कब देंगे, जब जल में डालेंगे। वे पदार्थ जो जलीय विलयन में डालने पर H+ आयन बहुत आसानी से देते हैं, अम्ल कहलाते, प्रबल अम्ल कहलाते हैं। जबकि दुर्बल की निशानी क्या होती है, इसमें H+ आयन आसानी से नहीं देते होंगे, उन्हें क्या कहते थे, दुर्बल। वे पदार्थ जो H+ आयन आसानी से नहीं देते हैं, मतलब H+ आयन जल्दी टूटते नहीं है, उन्हें हम क्या कहते थे, दुर्बल कहते थे, नहीं देते हैं। अब प्रबल दुर्बल पहचान क्या है, एक ये पहली पहचान ये है कि वे अम्ल जो H+ आयन बहुत आसानी से देते हैं उन्हें क्या कहते थे, प्रबल, और जो आसानी से नहीं देते उन्हें क्या कहते थे, दुर्बल कह देते थे। इसके बाद इसकी दूसरी पहचान क्या है, यदि कोई भी ऑक्सीजन किसी भी, जैसे कोई कार्बनिक अम्ल हुआ, अम्ल भी दो प्रकार के, एक कार्बनिक अम्ल होता है और एक अकार्बनिक। इससे पहले क्लास में हम बता चुके हैं कार्बनिक और अकार्बनिक की परिभाषा। कार्बनिक वे होते हैं जिनमें कार्बन हो, और अकार्बनिक वे होते हैं जिनमें कार्बन ना हो, उन्हें कहते थे अकार्बनिक। तो अम्ल भी दो प्रकार के, एक कार्बनिक अम्ल होता है और एक अकार्बनिक अम्ल होता है। तो कार्बनिक अम्ल और अकार्बनिक में प्रबलता, मतलब एक दुर्बल होंगे और एक प्रबल होंगे। उनकी पहचान कैसे की जाती है, यदि किसी अम्ल में कार्बन की संख्या जैसे जैसे बढ़ेगी प्रबलता वैसे वैसे घटेगी। कार्बन की संख्या बढ़ने के साथ साथ प्रबलता घटती है। कार्बन की संख्या कैसी होती है, कम होती है, जबकि यहाँ पर क्या होती है, कार्बन की संख्या अधिक होती है। मतलब अगर कोई कार्बन अधिक होती है, कोई कार्बनिक अम्ल है और अगर उसमें H क्या है, ज़्यादा है, C कितना है, ज़्यादा है, तो किस में आ जाएगा, दुर्बल में। अगर C की संख्या क्या हो, कम, तो कैसे में आ जाएगा, प्रबल में। जैसे कि देखो, अगर हम कहें HCOOH, इसे कहते हैं फार्मिक अम्ल। देखो कोई भी अम्ल होता है तो उनके प्राप्त होने का एक स्रोत होता है। जैसे जो फार्मिक अम्ल होता है, इसके प्राप्त होने का स्रोत क्या है, लाल चींटी के डंक में, लाल चींटी के डंक। अम्ल का मतलब क्या होता है, अम्ल को इंग्लिश में कहते हैं एसिड। मतलब जब अम्लता बहुत अधिक हो जाती है वही क्या बन जाता है, एसिड, मतलब तेजाब बन जाता है। ठीक, तो जब लाल चींटी का डंक, जब लाल चींटी काटती है तब हमको क्या होती है, जलन होती है कि नहीं। वैसे एसिड भी डालने पर क्या होती है, जलन। मतलब लाल चींटी जो होती है, लाल चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल पाया जाता है लाल चींटी के डंक में। फिर जैसे मधुमक्खी के डंक में, जैसे जो पदार्थ जिन जानवर के काटने से हमारे शरीर में क्या होता है, झन्नाहट होती है, उनमें कौन सा अम्ल पाया जाता है, फार्मिक अम्ल। जो लाल चींटी उसके डंक में फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगर यहाँ देखा जाए कार्बन की संख्या कितनी है, एक। जैसे अगर हम ये एक सूत्र लिख लें, CH3CH COOH,
इसे कहते हैं सिरका। इसका मुख्य स्रोत क्या है? सिरका। सिरका को हो चाहे क्या को, एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल। तो ये हुई एसिटिक अम्ल। अब अगर इनमें देखा जाए कार्बन कितने हैं? एक, और जबकि इनमें कार्बन कितने हैं? 2। तो अगर पूछा जाए इन दोनों में प्रबल कौन है, तो ये अम्ल, इनमें कार्बन की संख्या, देखो हम क्या लिखवा चुके हैं, कार्बन की संख्या कम होती है किनमें? प्रबल वाले में। दुर्बल वाले में कार्बन की संख्या क्या होती है? अधिक। मतलब जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ती है प्रबलता घटती है। अब जैसे इनमें कार्बन कितने थे? 2 थे, और इनमें कार्बन कितने थे? 1। तो अगर पूछा जाए कौन ज़्यादा प्रबल होगा, तो प्रबल कौन होगा? ये होगा, क्योंकि इसमें कार्बन की संख्या कम है जबकि इनमें कार्बन की संख्या अधिक होती है। इसके बाद तीसरी क्या पहचान है? यदि किसी भी पदार्थ में, जरूरी नहीं कि H+ और OH- के आधार पर ही अम्ल क्षार का पता लगा सकता है, अगर किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की संख्या 2 से अधिक है, 2 से अधिक है, तो वो कैसा? अम्लीय पदार्थ कहलाता है। जैसे लिखा है, यदि किसी भी तत्व में ऑक्सीजन परमाणु की संख्या 2 से अधिक होती है, उसे हम कहते हैं प्रबल अम्ल कहते हैं। मतलब वो प्रबल हो सकता है, दुर्बल भी हो सकता है, लेकिन अम्ल क्या होता है? जिनमें कार्बन की संख्या 2 से, ऑक्सीजन की संख्या 2 से अधिक हो। जैसे इनमें CO2 हुआ, तो CO2 में ना तो H+ है ना तो OH- है। हम कैसे पहचाने? तो अगर देखा जाए इनमें ऑक्सीजन की संख्या कितनी है? 2। यदि ऑक्सीजन की संख्या 2 या 2 से अधिक होती है तो उसे हम क्या कहते थे? अम्ल कहते हैं। तो ये एक प्रकार का कैसा है? अम्लीय पदार्थ है। तो ये हुई अम्ल प्रबल एवं दुर्बल की पहचान। अम्ल, तो उसी प्रकार क्षार भी क्या होते हैं? प्रबल क्षार होते हैं और दुर्बल। अब प्रबल क्षार की परिभाषा क्या हो जाएगी? वे क्षार जो, देखो क्षार की पहचान क्या होती है? OH। तो OH परमाणु की संख्या बहुत आसानी से दे देते होंगे। वे अम्ल, ये वे क्षार जो OH आयन बहुत आसानी से देते हैं, उन्हें प्रबल क्षार कहते हैं। जो क्षार OH आयन की संख्या आसानी से नहीं देते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? दुर्बल क्षार। जैसे अम्ल की पहचान होती है वैसे क्षार, क्योंकि क्षार की पहचान होती है OH, तो क्षार जो प्रबल क्षार होते हैं, प्रबल क्षार वे क्षार होते हैं जो OH परमाणु की संख्या बहुत आसानी से देते हैं। मतलब उनको जब जल में डाला जाएगा तो OH बहुत आसानी से टूट जाएंगे। जबकि जो दुर्बल होते हैं, जब दुर्बल में जब हम किसी क्षारीय पदार्थ को डालेंगे तो OH परमाणु आसानी से टूटेगा नहीं। जैसे अगर ये है, इसमें ये है OH, ये है OH, अगर इनको पानी में डाला जाएगा तो अगर OH ये बहुत जल्दी निकल रहा है तो कैसा हुआ? प्रबल। और अगर इनको पानी में डाला जा रहा है और यही है OH, यही है OH, लेकिन ये आसानी से निकल नहीं रहा है, कुछ देर पड़ा है, इसके बाद निकल रहा है, तो कैसा हो जाएगा? दुर्बल क्षार कहलाएगा। तो हमारा प्रबल क्षार एवं दुर्बल क्षार भी कंप्लीट हो चुका। लेकिन बात यहाँ पर फिर से यही फंसी कि ये बताओ, अगर हमें किसी पदार्थ को चेक करना है तो जल में डालना है, और हम कोई पदार्थ हुआ ऐसा कि हम उसको इतना ही खोजे हैं, अब इतना परमाणु खोजे उसको जल में डाल देंगे और जल में हमारा परीक्षण करने में ही खत्म हो जाएगा, तो क्या ये परिभाषा थोड़ी सही थी? लेकिन अगर कोई पदार्थ कम है तो हम उनको पता तो लगा, क्योंकि अगर वो पदार्थ कम है, इतना बड़ा पदार्थ है, अब इतना बड़ा पदार्थ है, इसकी प्रबलता हम जानना चाहते हैं कि ये प्रबल है या ये अम्ल है या क्षार है, तो इसको किस में डालना पड़ेगा? पानी में। अब इसको पानी में डालेंगे तो खराब होने वाला भी कोई वस्तु हो सकता है, तो पानी में डालने पर जो खराब हो जाता है, तो इसको डालने पर हमारा परीक्षण करने में ही काम खत्म हो जाएगा, खराब हो जाएगा। अब परीक्षण करने से मतलब ही क्या हुआ? ठीक, तो अब हम, और ऐसा भी हो सकता है जैसे रेगिस्तान में वहाँ पानी की ही कमी है, अब हम वहाँ सोचे कि अम्ल क्षार का पता लगाएं तो पानी कितना लेकर चले आए। ठीक, तो इस दुविधा को देखते हुए कई वैज्ञानिक आए, फिर एक वैज्ञानिक आया सारेंसन। तो सारेंसन ने अपना एक पैमाना लेकर आया। जिस प्रकार बुखार को नापा जाता है ना, तो बुखार को नापा जाता है, एक थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर को शरीर में लगाते हैं, या तो बगल लगा देते हैं या तो मुंह में लगवा देते हैं, अगर रख देते हैं तो थर्मामीटर पे अंक अंकित होते हैं। तो वैसे अम्ल क्षार का पता लगाने के लिए एक वैज्ञानिक आया, सारेंसन ने अपना पैमाना लेकर आया। सारेंसन वैज्ञानिक था, वैज्ञानिक सारेंसन ने अपना एक पीएच पैमाना लेकर आया। पता नहीं, जिस प्रकार थर्मामीटर से क्या नापा जाता है बुखार, ठीक उसी प्रकार का एक यंत्र होता था जिसे कहते थे पीएच पैमाना। तो पूछा जाए पीएच पैमाने की खोज, एक होता है पीएच पैमाना। तो पीएच पैमाना में जो ऐसे होता था, पीएच पैमाना
उनमें जो पीएच पैमाना होता है, पीएच पैमाने की पूछा जाए खोज, तो पीएच पैमाने की खोज किसने की थी? सारंसन। कब की थी? तो 1909 में। 1909 में सारंसन ने पीएच पैमाने की खोज की थी। इस पैमाने पर 0 से 14 तक के अंक अंकित थे। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13 और 14। इनमें 0 से 14 तक अंकित थे। छः सात तब अगर ये हुआ पीएच पैमाना। पीएच पैमाना पूछा है, पीएच पैमाना क्या है? तो पीएच पैमाना एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम अम्ल क्षार का पता लगाते थे। अम्ल क्षार का पता कैसे लगाते थे? उनमें 0 से 14 तक के अंकित थे। तो अगर किसी पदार्थ में डाला, जैसे अगर ये पीएच पैमाना है तो इसके 2 खंड हो जाएंगे कि नहीं? ये देखो 7 से इधर वाला हो जाएगा, 7 से इधर वाला हो जाएगा, 2 खंड हो गए। देखो अगर यहाँ से विभाजन कर दिए तो ये देखो 7 और ये हुआ 7, तो इनके 2 खंड कर दिए। अगर अम्ल पूछा जाए तो अम्ल का पहला अक्षर क्या आता है? आ। क्षार का पहला अक्षर क्या आता है? क्षा। तो हम अगर वर्णमाला में देखें तो आ पहले आता है ना। तो देखो अगर यहाँ अम्ल जो होते थे, अम्ल जिन पदार्थों का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम होता था, उन्हें हम क्या कह देते थे? अम्ल। और जिनका पीएच मान क्षार से अधिक होता था उन्हें कह देते थे क्षार कहते थे। मतलब जो अम्ल की परिभाषा, पीएच पैमाना पूछा जाए, पीएच पैमाना क्या है? तो पीएच पैमाना एक ऐसा यंत्र है जिससे हम अम्ल, क्षार एवं लवण का पता लगाते हैं। तो लवण क्या हुआ? जिनका पीएच मान कितना हो? 7। पीएच मान कितना हो? 7। तो उन्हें हम क्या कह देते थे? लवण कहते थे। तो अम्ल की निशानी क्या है? इसका पीएच मान 7 से कम। जो अम्ल के पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है, जबकि क्षार का पीएच मान 7 से अधिक होता है। तो क्षार होते हैं उनका पीएच मान 7 से अधिक, पीएच मान 7 से अधिक होता है, उन्हें हम कहते थे क्षार। मतलब पीएच पैमाने में जब हम ये जो स्केल डालते थे, जब स्केल ये जो पीएच पैमाना अगर डालो, अगर वो पदार्थ 7 से कम तक चढ़ा, मतलब जैसे डाला जाता है तो इसमें पदार्थ चढ़ने लगता है, तो अगर पदार्थ 7 से कम तक चढ़ा तो क्या हुआ? अम्लीय। अगर 7 से ऊपर तक चढ़ गया तो कैसा हो गया? क्षारीय। और अगर उसे डाला जाए तो 7 पर ही रुक जाए तो उसे क्या कहते थे? लवण। उसे कहते थे लवण। मतलब अम्ल की पहचान होती है पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार की पहचान होती है पीएच मान 7 से अधिक होता है। जबकि जो लवण होता है, लवण की पहचान क्या होती है? पीएच पैमाने के आधार पर। मतलब अब हम पहले पढ़ चुके थे ना, अब इनमें पानी का कोई काम नहीं लगेगा, क्योंकि पानी अगर डालेंगे तब H+ आयन, OH- वो बताए थे आर्सेनिक से। तब अब यहाँ पैमाना लेकर आया, सोचा कि पानी काम ही नहीं, तुरंत उसमें डालो, इससे क्या हो जाएगा? पदार्थ खराब नहीं होगा, क्योंकि डाला जाए फिर आराम से उसी में झटक के निकाल दिया जाएगा, तो उससे कोई पदार्थ खराब नहीं होगा। तो जब लवण हुआ था तो लवण किसे कहते थे? जिनका पीएच मान 7 होता है, पीएच मान 7 होता है। तो इनसे आप बोर्ड परीक्षा में 20 नंबर के जब से ऑब्जेक्टिव आने लगा तो इनसे बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अब जैसे हमें पूछा जाएगा कि लवण का पीएच मान कितना होता है, तो लवण का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अब वो घुमाकर कभी कभी कह देता है कि H2O का पीएच मान, तो ये बताओ H2O का पीएच मान। तो H2O एक प्रकार का क्या है? लवण है। तो हम जानते हैं लवण का पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। अभी इसे घुमा कर पूछ ले कि HCl का पीएच मान, तो HCl क्या है? अम्ल है। तो अम्ल का मान क्या होगा? 7 से कम होगा, 7 से कम होगा। तो इसी प्रकार के ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं। तो हम पीएच पैमाने के आधार पर अम्ल क्षार का पता लगा सकते हैं। जिन पदार्थों का पीएच मान 7 से कम होता उन्हें हम कहते थे अम्लीय, जिनका पीएच मान 7 से अधिक होता था उन्हें हम कहते थे क्षारीय, और जिनका पीएच मान 7 होता उन्हें क्या कहते थे? लवण। जैसे हम पूछे नमक मतलब NaCl का पीएच मान कितना होता, तो उसका भी पीएच मान कितना होता है? 7 होता है। तो अब यहाँ कुछ क्वेश्चन, जैसे हम पूछे एक पदार्थ का पीएच मान कितना है? 2, और एक पदार्थ का पीएच मान कितना है? 3। तो दोनों क्या हुए? अम्लीय, क्योंकि इसका 7 से कम है, इसका भी 7 से कम है। तो अब इसमें पूछा जाए कौन अधिक अम्लीय होगा,
तो किसी पदार्थ का pH मान जितना कम वो उतना ही ज़्यादा अधिक अम्लीय होगा। जैसे इसका pH मान कम है तो ये कैसा अम्लीय होगा, अधिक, और ये कैसा होगा, कम। मतलब इन दोनों की तुलना में, मतलब pH मान जितना कम उतना ही ज़्यादा अम्ल, क्योंकि अम्ल इधर ही तो अम्ल हुए ना, जितना जितना इधर बढ़ते चले जाओगे किसकी तरफ जा रहे हो, लवण की तरफ जा रहे हो। और pH मान जितना अधिक जैसे इधर बढ़ोगे तो कहाँ बढ़ोगे, क्षार की तरफ। जैसे हम पूछ ले pH मान अगर 1 का कितना है 8 और 1 का pH मान कितना है 9, तो अगर पूछा जाए कौन अधिक क्षारीय होगा तो अधिक क्षारीय कौन होगा, ये होगा। मतलब pH मान जितना अधिक, चूँकि ये क्षार की निशानी इधर है तो अधिक ये होगा और ये कम ये होगा। क्या चीज़, क्षार। ये क्षार कम होगा, ये क्षारीय क्या हो जाएगा, अधिक। तो pH मान के आधार पर हम अम्ल तथा क्षार का पता लगा सकते हैं। तो ये आर्हेनिसन ने खोजा था, 1909 में खोजा था। pH पैमाना, pH पैमाने की परिभाषा पूछ रहे हो तो pH पैमाना एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम अम्ल, क्षार एवं लवण का पता लगा सकते हैं। pH मान अगर 7 होगा तो वो होगा लवण। अब ये हम अम्ल क्षार की पहचान कर सकते थे। इसके बाद सूचक भी आया। सूचक का मतलब होता है सूचना देने वाला। अब ये देसी जुगाड़ हुआ, सूचक किसे कहते हैं, पदार्थ होते हैं। जैसे सूचक का मतलब पता चल रहा है सूचना देने वाला। सूचक वे पदार्थ होते हैं जिनका जलीय विलयन में अलग रंग होता तथा क्षारीय, जिनका अम्लीय विलयन में अलग रंग होता तथा क्षारीय विलयन में अलग रंग होता है, उसे हम क्या कहते हैं, सूचक। अगर सूचक बोर्ड परीक्षा में पूछा था सूचक किसे कहते हैं, वे पदार्थ जिनका अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में रंग भिन्न भिन्न होते हैं, रंग भिन्न भिन्न होते हैं, सूचक पदार्थ कहलाते हैं, सूचक कहलाते हैं। जैसे क्या हुआ, हल्दी पानी में अगर हम अम्लीय पदार्थ को डालेंगे तो कैसा हो जाएगा, गाढ़ा लाल। लेकिन अगर हल्दी पानी में हम, जो हल्दी पानी पीला होता है, अगर उसमें नींबू डाल दें, ये हुआ हमारा हल्दी पानी। अगर इसमें हम क्या डाल दिए, नींबू का रस, तो ये जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, गाढ़ा लाल। लेकिन ये भी हल्दी पानी कैसा होता है, पीला होता है। नींबू का जब रस उसमें डालते हैं तो उसका कलर कैसा हो जाएगा, गाढ़ा लाल हो जाएगा। जबकि ये भी हुआ हल्दी पानी और इसमें डाल दे क्या चीज़, नींबू का रस, तो ये केवल कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा। तो इससे हम परिभाषा लिखा चुके हैं कि वे पदार्थ जिनका अम्लीय तथा क्षारीय विलयन में रंग भिन्न भिन्न होते हैं या प्रदर्शित करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सूचक। जैसे हल्दी पानी पीला होता है, उसमें नींबू डालते हो तो कैसा हो जाता है, गाढ़ा लाल। लेकिन हल्दी पानी में नींबू डालते, हल्दी पानी में जब हम क्या डालते हैं, क्षार, जैसे हम क्या डाल देते हैं, निरमा, क्या डाल देते हैं, निरमा, क्योंकि नींबू का रस उनमें डालते हैं, निरमा मतलब क्या हुआ, क्षार। मतलब जब हल्दी पानी में सब तुम प्रयोग करने के लिए बता दें कि चूँकि निरमा मिल जाएगा, तो हल्दी पानी में जब हल्दी पानी पीला होता है, जब उसमें निरमा डालेंगे, निरमा कैसा होता है, क्षारीय, और नींबू का रस कैसा होता है, अम्लीय। नींबू का रस होता है अम्लीय। तो जब वो हल्दी पानी में जब वो डाले, अम्ल डाले तो कैसा हो गया, गाढ़ा लाल, और जब क्षार डाले तो दूसरा होगा। तो हम सूचक यही पहचान बता, जिनका अम्लीय विलयन में अलग तथा क्षारीय विलयन में अलग रंग होता है, उन्हें हम क्या कहते हैं, सूचक। तो अब ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। अगली वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे